कितनी मोहब्बत है। भाग 35। अक्षत ने जैसे ही उस अजनबी के चेहरे से उसका नकाब हटाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसके मुंह से निकला, शुभ तू? अक्षत ने जब देखा मीरा को डराने धमकाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि शुभ ही है तो उसका दिल टूट गया। आंखें फटी की फटी रह गई। जिसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, भाई मानता था, उसी ने उसके साथ इतना घटियापन किया। मीरा भी हैरान थी कि उसे बहन कहने वाला शुभ इतना कैसे गिर सकता है। अक्षत ने नीचे गिरे शुभ की कॉलर पकड़ कर उठाया और एक घुसा मारते हुए कहा, क्यों किया ये सब? भाई मानता था तुझे। अगर तुझे कुछ चाहिए भी था तो मुझसे कहता। उसके साथ ये सब क्यों किया? शुभ सोफे पर जा गिरा। उसके मुंह से खून आने लगा था। मीरा वहीं सीढ़ियों के पास डर से कांप रही थी। उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि इन सब के पीछे शुभ था। अक्षत ने शुभ को 3-4 थप्पड़ जड़ दिए, लेकिन शुभ ने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप मार खाता रहा। अक्षत इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसने शुभ की कॉलर पकड़ ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तूने कहा था मेरे जाने के बाद तू ध्यान रखेगा उसका, और तूने क्या किया? एक बार नहीं सोचा कि जब तेरा सच मेरे सामने आएगा तो मुझ पे क्या बीतेगी? दोस्ती जैसे रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी तूने शुभ। तो और मैं क्या करता? शुभ ने अक्षत को पीछे धकेलते हुए कहा। अक्षत हैरानी से उसे देख रहा था। शुभ ने होठों पर आया खून पोंछा और कहा, चाहने लगा था मैं उसे। जब तेरे घर में उसे पहली बार देखा तो देखते ही प्यार हो गया उससे, लेकिन जब पता चला तू उसे पसंद करता है तो पीछे हटना पड़ा मुझे। मैं जानता था तेरे और मोना के बीच कोई रिश्ता नहीं है। उस शाम भोपाल से आने के बाद जब तूने मुझे मीरा का सच बताया तो मैं हैरान था। अगले दिन जब तेरे रूम में उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स देखे तो लालच आ गया मुझे और मैंने दिल्ली जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। तुझे दिल्ली भेजकर मीरा का भरोसा जीतने के लिए खुद को उसका भाई बना दिया। वो पेपर्स मुझे किसी भी तरह से हासिल करने थे, इसीलिए मैंने मीरा को डराना शुरू कर दिया। वो पार्सल मैंने ही भेजा था। कॉलेज के क्लास में मैसेज लिखने वाला भी मैं था। यूनिवर्सिटी में आवाज बदलकर धमकाने वाला भी मैं ही था। आज मेरा प्लान सक्सेस हो जाता, लेकिन उससे पहले तू आ गया। मैं तब से नफरत करता हूँ तुझसे। याद है, कॉलेज की हर लड़की तुझ पे मरती थी और तेरी वजह से कोई लड़की मुझे भाव नहीं देती थी। तुझे हमेशा सब परफेक्ट मिला है, पैसा, नाम, फेम, और अब मीरा जैसी अमीर शादी कैसे हाथ से जाने देता मैं इसे। चंद पैसों के लिए तूने ये सब किया कि उसे किडनैप तक करवाने की कोशिश की। अक्षत ने शुभ को एक घूसा और दे मारा। मैंने मीरा का किडनैप नहीं करवाया, शुभ ने संभलते हुए कहा। अक्षत ने उसे उठाया और 2-3 घूसे और दे मारे। अब तक शुभ अधमरा हो चुका था। उसने दर्द से कराहते हुए कहा, मेरा भरोसा कर अक्षत, मैंने सिर्फ इसे डराने के लिए वो सब किया जिससे ये वापस भोपाल चली जाए और मैं अपने प्लान में सक्सेस हो जाऊं। लेकिन मैंने किडनैपिंग नहीं की। भरोसा? तेरी किसी बात पर भरोसा नहीं है मुझे, अक्षत ने गुस्से से कहा। मीरा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। डर से उसके होंठ कांप रहे थे। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके साथ ऐसे लोग भी थे जो उसे लेकर इतना घटिया सोचते थे। शुभ किसी तरह उठा और कहा, मैं सच बोल रहा हूँ अक्षत, मीरा को किडनैप मैंने नहीं किया है। तूने नहीं किया तो फिर किसने किया वो सब? अक्षत ने चीख कर कहा। इसने। पीछे से इंस्पेक्टर की दमदार आवाज अक्षत के कानों में पड़ी। अक्षत ने पीछे मुड़कर देखा। इंस्पेक्टर अपने कुछ कांस्टेबल और विनीत के साथ खड़ा था। उसे देखकर मीरा और अक्षत एक बार फिर हैरान थे। इंस्पेक्टर विनीत को लेकर अंदर आया और अक्षत के सामने लाकर कहा, विजय जी के कंप्लेंट करने के बाद मैंने मीरा के बारे में छानबीन की। घर के आसपास से ऐसा कुछ पता नहीं चला। उसके बाद मैं अपनी टीम के साथ कॉलेज गया। वहां पूछताछ करने पर पता चला कि विनीत मीरा को बहुत चाहता था और उसे पाने के सपने देख रहा था, जबकि मीरा ने उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसके बाद विनीत के दोस्तों से पता चला कि एक बार मीरा को लेकर तुम्हारे और उसके बीच झगड़ा हुआ था। उसके बाद से ही विनीत ने कॉलेज आना बंद कर दिया।
किडनैपिंग वाली शाम इसके फोन की लोकेशन भी हमें उसी जगह से मिली। अब आगे की कहानी ये खुद बताएगा। कहते हुए इंस्पेक्टर ने विनीत का कॉलर पकड़कर उसे आगे कर दिया। विनीत ने एक नजर दूर खड़ी मीरा को देखा और कहने लगा, कॉलेज के पहले दिन से मैं मीरा को चाहता था, लेकिन वो मुझे भाव नहीं देती थी। क्या नहीं किया मैंने उसे पाने के लिए, लेकिन उसका दिल कभी पिघला ही नहीं। एक दिन हिम्मत करके मैंने इसे प्रपोज किया तो इसने मुझे मना कर दिया। बस तब से ही मैं इसे पाने के लिए और बेचैन हो गया, ताकि इसे इसकी औकात याद दिला सकूं। पर मैं नहीं जानता था ये जिसे पसंद करती है वो अक्षत है। अक्षत और मेरे बीच कॉलेज में हाथापाई हुई और उस दिन मैंने कसम खा ली कि मैं इस मीरा को सबक सिखाकर रहूंगा। एग्जाम्स टाइम में मुझे पता चला कि अक्षत यहाँ नहीं है, दिल्ली में है। और फिर नोटिस बोर्ड पर मैंने एग्जाम सेंटर के चेंज होने की खबर पढ़ी। यही सही मौका था। मीरा अकेले होगी जानकर मैं वहां पहुंचा, लेकिन उसके साथ अक्षत का भाई था। जब मीरा अंदर थी तब मैंने किसी बहाने से अर्जुन की गाड़ी पंक्चर कर दी और जानबूझकर उससे लिफ्ट मांगी। अर्जुन गाड़ी ठीक कराने चला गया। तब मैंने दुकान वाले को पैसे देकर मीरा को गलत साइड जाने को बोलने को कहा। मीरा अर्जुन को ढूंढते हुए वहां पहुंची जहां मेरे आदमी पहले से मौजूद थे। वे उसे उठाकर मेरे दोस्त के गैराज में ले आए। उस रात मीरा का मैं बहुत बुरा हश्र करने वाला था, लेकिन ये बहुत तेज निकली और वहां से भागने में कामयाब हो गई। मेरे आदमियों ने इसका पीछा भी किया, लेकिन तभी इसका एक्सीडेंट हो गया। मैं फंस न जाऊं इसलिए मैं वहां से चुपचाप निकल गया। मुझे लगा उस एक्सीडेंट के बाद मीरा नहीं बची होगी, लेकिन आज ही पता चला कि वो जिंदा है। और तुम एक बार फिर से बेवकूफी करने यहाँ आ पहुंचे, इंस्पेक्टर ने कहा। हाँ, मुझे पता चला कि अक्षत और उसके घर वाले बाहर हैं और मीरा घर पर अकेली है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। पर जैसे ही मैं दरवाजे पर आया मैंने अक्षत और शुभ की बातें सुनी। मुझे लगा जो कुछ हुआ उसका सारा इल्जाम शुभ पर आ जाएगा और मैं बच जाऊंगा। विनीत ने कहा, तुम्हें लगता है कि पुलिस बेवकूफ है? पहले दिन से ही तुम पर पूरा शक था, लेकिन सबूत न होने की वजह से चुप था मैं। और देखो, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर तुमने खुद ही सारा सच उगल दिया। गिरफ्तार कर लो इसे, इसकी आशिकी जेल में उतारेंगे, इंस्पेक्टर ने अपने एक कांस्टेबल से कहा। और फिर शुभ की ओर आकर कहा, तुम्हें क्या लगा तुम ये सब करोगे और बच जाओगे? बहुत लंबे जाने वाले हो दोनों। विनीत के साथ साथ इंस्पेक्टर ने शुभ को भी गिरफ्तार करवा दिया और उन्हें ले जाने के लिए कहा। इंस्पेक्टर अक्षत के पास आया और कहा, घबराने की जरूरत नहीं है मिस्टर अक्षत, वो दोनों अब मेरी कस्टडी में हैं। मीरा को इस वक्त आपकी जरूरत है, टेक केयर ऑफ हर। इंस्पेक्टर वहां से चला गया। अक्षत ने देखा सीढ़ियों के पास खड़ी मीरा डर से कांप रही थी। अक्षत उसके पास आया और उसके आंसू पोंछे। अक्षत को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मीरा से क्या कहे। उसने मीरा को पहली बार इतना डरा हुआ देखा था। उसने कुछ नहीं किया और आगे बढ़कर मीरा का सर अपने सीने से लगाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है मीरा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अक्षत की बात सुनकर मीरा फूट फूट कर रोने लगी। आज से पहले इतना दुख उसे कभी नहीं हुआ था। उसने अक्षत को कसकर पकड़ लिया और उसे रोता देखकर अक्षत को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके हाथ मीरा को छूने से घबरा रहे थे। उसने अपने हाथ मीरा से दूर रखे। वो नहीं चाहता था कि गलती से भी मीरा अब हर्ट हो। अक्षत मीरा को लेकर डाइनिंग के पास आया, उसे बिठाया और ग्लास में पानी निकालकर खुद उसे अपने हाथ से पिलाया। उसका फोन बजा। अक्षत ने फोन उठाया तो उधर से अर्जुन ने कहा, आशु कहाँ है तू? यहाँ सब तुझे बुला रहे हैं, रस्म बाकी है, ऐसे में कहाँ चला गया तू? भाई वो मैं। अक्षत ने बोलना चाहा, लेकिन उससे पहले ही अर्जुन बोल पड़ा, बाकी सब बाद में, पापा बहुत नाराज हो रहे हैं, तू जहां भी है जल्दी से आजा, कहकर अर्जुन ने फोन काट दिया। अक्षत ने फोन जेब में रखा और देखा मीरा अब चुप थी, लेकिन दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अक्षत घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और मीरा के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगा, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम्हारे मन पर क्या गुजर रही है। शुभ ने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा मीरा।
तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है मीरा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आज भाई का शगुन है, घर वालों को ये सब बताकर मैं उनकी खुशियाँ उनसे नहीं छीनना चाहता। मुझे माफ कर दो मीरा, मैंने गलत इंसान को तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा। मीरा ने देखा ये कहते हुए अक्षत की आंखों में नमी उतर आई। वो अक्षत की ओर देखती रही और फिर कहा, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। हम ऐसा ही नसीब लेकर पैदा हुए थे। बचपन में पापा ने छोड़ दिया, फिर माँ चली गई और अब देखिए सब हमारे दुश्मन बने बैठे हैं। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। कुछ गलत लोग जिंदगी में आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब गलत है। तुम बहुत अच्छी इंसान हो मीरा, और बस इसीलिए हर कोई तुम्हें आजमा रहा है। जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। आने वाला वक्त बहुत खूबसूरत होगा। अक्षत ने प्यार से कहा। मीरा खामोश हो गई तो अक्षत ने कहा, चलो उठो, तुम भी मेरे साथ चलो भाभी के घर। अब मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। अक्षत जी हम, मीरा ने कहना चाहा तो अक्षत ने बीच में टोकते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। उठो, मुंह धो और तैयार हो जाओ, अक्षत ने कहा। मीरा उठकर चली गई। फ्रेश होकर उसने दूसरा सूट पहना और दुपट्टा लेकर नीचे आ गई। कंधे पर दुपट्टा रखते हुए वो उसे पिन अप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हाथ की चोट की वजह से नहीं कर पा रही थी। अक्षत उसके पास आया और कहा, मैं कर देता हूँ। अक्षत ने मीरा के दुपट्टे को पिन अप किया, उसके बाल बनाए और उसे लेकर बाहर आ गया। रघु को घर पर रुकने का कहकर अक्षत मीरा के साथ वहां से निकल गया। रास्ते भर मीरा चुप ही थी। उसके मन में कई बातें यहाँ से वहां उलझ रही थी। अक्षत ने उसे सोच में डूबा देखा तो उसका हाथ उठाकर गियर पर रख दिया और फिर अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर गाड़ी के गियर बदलता रहा। मीरा ने कोई आपत्ति नहीं जताई। मन ही मन अक्षत, शुभ और विनीत को लेकर बहुत गुस्सा भी था, लेकिन मीरा के सामने दिखाना नहीं चाहता था। गाड़ी नीता के घर के सामने पहुंची। अक्षत ने गाड़ी साइड में लगाई और मीरा के साथ अंदर चला आया। अक्षत के साथ मीरा को देखकर राधा बहुत खुश हुई। वो उसके पास आई और अक्षत से कहा, आशु, तेरे पापा नाराज हो रहे हैं, रस्म का वक्त हो गया है। बस माँ, जा रहा हूँ, कहकर अक्षत वहां से चला गया। राधा ने मीरा के गाल को छूकर कहा, तुम ठीक हो ना मीरा? जी आंटी, मीरा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। आओ, सब अंदर हैं। नीता तो तुम्हारे बारे में सुबह से पूछ रही थी कि तुम क्यों नहीं आई। चलो चलकर मिल लो उससे, राधा ने कहा और मीरा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई। हॉल में नीता को चुनरी देने की रस्म की जा रही थी। अक्षत ने अपने हाथों से नीता को चुनरी दी और मीठा खिलाया। सभी बहुत खुश थे। सबको खुश देखकर मीरा भी एक बार के लिए सब भूल गई। उसके बाद नीता अंदर चली आई और अपने साथ मीरा को भी ले आई। उधर हॉल में पंडित जी अर्जुन के साथ कुछ रस्म पूरी कर रहे थे। नीता मीरा को लेकर अपने कमरे में आई, जहां उसकी कुछ बहनें और सहेलियां भी थी। उसने सबको मीरा से मिलवाया और फिर सबको बाहर जाकर खाना खाने को कहा। कमरे में सिर्फ नीता और मीरा ही थे। नीता ने मीरा से बैठने को कहा। कुछ देर बाद एक लड़का जूस ले आया और रखकर चला गया। नीता ने मीरा को ग्लास दिया और खुद भी उसके साथ बैठकर कहने लगी, पता है मीरा, मैंने सोचा ही नहीं था ये सब इतनी जल्दी होगा। 1 हफ्ते बाद शादी है और फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। एक ना एक दिन सबको जाना पड़ता है नीता जी, मीरा ने कहा। फिर नीता जी, भाभी कहने की आदत डाल लो मीरा, नीता ने हंसते हुए कहा। जी, आपकी तैयारियां हो गई? मीरा ने कहा। कहाँ हुई, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। लहंगा भी पसंद नहीं किया है। 1 मिनट, तुम्हें दिखाती हूँ, तुम बताओ कौन सा सही रहेगा, कहकर नीता उठी और अपना फोन लेकर आई। उसने मीरा को 4 लहंगों की पिक्स दिखाई। मीरा को रेड और गोल्डन मिक्स एक लहंगा बहुत अच्छा लगा तो उसने नीता को बता दिया। नीता को भी वही पसंद आ रहा था। उसके बाद नीता ने ज्वेलरी और चूड़ा भी देखा। सब मीरा की पसंद का ही था। सब होने के बाद नीता ने मीरा को साइड से हक करते हुए कहा, थैंक यू मीरा, तुम बहुत अच्छी हो। पता है, मैं 2 दिन से ये सबको लेकर परेशान थी और तुमने मेरा काम आसान कर दिया। थैंक्स अगेन। इसमें थैंक यू की क्या बात है?
हमारे दोस्त की होने वाली वाइफ शादी के दिन सबसे सुंदर लगनी जरूरी है। मीरा ने कहा। ओह मीरा, तुम बहुत स्वीट हो। अच्छा ये बताओ, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मम्मी जी ने बताया था कुछ हादसा हुआ तुम्हारे साथ। नीता ने चिंतित होकर कहा। हम ठीक हैं, मीरा ने कहा, जबकि हादसे का नाम सुनकर अंदर ही अंदर फिर से सहम गई थी वो। नीता उससे बातें करती रही। अक्षत को बाहर मीरा दिखाई नहीं दी तो उसने राधा से पूछा और नीता के कमरे के बाहर आकर रुक गया। दरवाजा बंद था, इसीलिए अक्षत की अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। नीता से अभी उसकी इतनी बातें नहीं होती थी। उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला है, आ जाओ। अक्षत अंदर आया तो नीता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे देवर जी, आप आइए ना। सॉरी भाभी, वो मीरा कहीं दिखी नहीं इसीलिए मैं यहाँ। अक्षत आगे बोल ही नहीं पाया। आपकी मीरा कहीं नहीं जाएगी, थोड़ा वक्त इनके साथ मुझे भी बिताने दो। नीता ने अक्षत को छेड़ते हुए कहा। क्या भाभी आप भी? अक्षत झेप गया और दूसरी तरफ देखने लगा। अच्छा देवर जी, यहाँ आइए। देखिए, मीरा ने और मैंने शादी के लिए ये लहंगा पसंद किया है, देखकर बताइए कैसा है। नीता ने अपना फोन अक्षत की ओर बढ़ाते हुए कहा। अक्षत ने देखा और कहा, अच्छा है, बहुत सुंदर लगने वाले हो आप इसमें। तो फिर आपके लिए भी बुक करवा दूं? नीता ने कहा। मैं ये सब थोड़े पहनूंगा। अक्षत ने हैरानी से कहा। अरे बुद्धू, आपके लिए मतलब आपकी होने वाली उनके लिए, कहो तो करवा दें। नीता ने कहा। अभी उसमें वक्त है। कहते हुए अक्षत की नजर मीरा पर जा टिकी, जो कि उसी की ओर देख रही थी। दोनों की नजरें मिली और फिर दोनों इधर उधर देखने लगे। नीता सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद उसने अक्षत से कहा, अच्छा सुनिए, मैं थोड़ी बिजी हूँ, क्या आप मीरा के साथ जाकर इसे खाना खिला देंगे? हाँ भाभी, आप भी चलिए। अक्षत ने कहा। नहीं, मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। नीता ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा तो अक्षत समझ गया और मुस्कुराने लगा। मीरा उठकर अक्षत के साथ चल पड़ी। अक्षत दरवाजे तक आया और वापस नीता के पास आकर कहा, भाई ने बताया आपको ये सब? आपके चेहरे पर लिखा है देवर जी कि आपको उनसे कितनी मोहब्बत है। नीता ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा कैसी लगी आपको? अक्षत ने पूछा। परफेक्ट है आपके लिए मिस्टर कॉम्प्लिकेटेड, नीता ने मुस्कुराते हुए कहा। अक्षत नीता के गले लगा और कहा, थैंक यू भाभी, लव यू। उससे कब कह रहे हो? नीता ने धीरे से कहा। बहुत जल्द, अक्षत ने कहा और चला आया। गेट के पास मीरा उसका इंतजार कर रही थी। उसने आते ही मीरा से कहा, चले। दोनों वहां से निकलकर बाहर हॉल में आ गए, जहां मेहमानों के लिए खाने का बंदोबस्त किया हुआ था। निधि भी मीरा के पास चली आई और कहा, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। पता है, अक्षत भाई पहले बहुत अपसेट थे, अब खुश हैं। मीरा मुस्कुरा दी तो निधि उसे लेकर खाने की टेबल पर आ बैठी, जहां अर्जुन पहले से बैठा था। मीरा को देखते ही वो भी खुश हो गया और कहा, तुम्हें ही मिस कर रहा था। आज मेरे होने वाले ससुर ने बहुत अच्छा लंच रखा है, तुम नहीं आती ना तो मिस कर देती। मीरा मुस्कुराई और कहा, हमने तो सुना था जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आते हैं भूख लगनी बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है ना निधि? अर्जुन हंसने लगा। मीरा उसकी बगल में आकर बैठ गई। तीनों बातें करने लगे। अक्षत भी आकर शामिल हो गया। एक सीट अभी भी खाली थी तो अक्षत ने पूछा, कोई और भी आने वाला है क्या? साला, अर्जुन ने कहा। भाई, गाली दे रहे हो आप? अक्षत ने घूरते हुए कहा। अरे गाली नहीं दे रहा, मेरा मतलब है मेरे साले साहब, नीता का कजन आ रहा है। लो, आ गया, अर्जुन ने इशारा करके कहा तो मीरा, निधि और अक्षत तीनों की गर्दन उस ओर चली गई। कजन और कोई नहीं बल्कि हनी था। हनी आकर निधि की बगल में बैठ गया और कहा, सॉरी गाइस, मैंने ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना आप सबको? अरे नहीं नहीं, सभी बस अभी आए हैं, अर्जुन ने कहा और सभी खाना खाने लगे। निधि और हनी बीच बीच में एक दूसरे को देख लेते। अक्षत की नजर मीरा पर थी। खाना खाने के बाद सभी कुछ देर वहां रुके और फिर घर चले आए। एक हफ्ते बाद घर में शादी थी, इसीलिए विजय और राधा बैठकर कार्यक्रम की लिस्ट बनाने लगे। अर्जुन अपने दोस्तों की लिस्ट बना रहा था।
साथ ही अपने निजी कामों के लिए निधि अपनी किसी दोस्त के साथ मार्केट चली गई। उसने मीरा से कहा, लेकिन मीरा का मन नहीं था तो वो अपने कमरे में चली आई। मीरा का मन अभी भी शुभ और विनीत को लेकर उलझा हुआ था। उसने शुभ को अपना भाई माना और बदले में उसने उसके लिए ये भावना रखी। दूसरी तरफ अक्षत अपने कमरे में अपने हाथों में अपना चेहरा छिपाकर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और सीने में आग। शुभ, जिसे वो अपना भाई मानता था, जिससे वो अपनी हर बात शेयर करता था, उसी शुभ ने उसे धोखा दिया। अक्षत उठा और बाथरूम में आकर मुंह धोया। वापस कमरे में आया, लेकिन मन अभी भी बेचैन था। उसने ड्रॉ खोला और उसमें रखी सिगरेट निकालकर जला ली। अक्षत जैसे ही सिगरेट को अपने होठों के पास लेकर आया, उसे मीरा की याद आ गई और उसने बिना पिए ही उसे बुझाकर डस्टबिन में फेंक दिया। अक्षत बिस्तर पर लेट गया। दिमाग में सैकड़ों ख्याल आ जा रहे थे। उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र थी तो बस मीरा की। अक्षत उसे किसी भी हाल में अब अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। शाम को मीरा कमरे से बाहर आई। देखा अक्षत के कमरे का दरवाजा बंद है, तो वो नीचे लॉन में चली आई और सीढ़ियों पर आकर बैठ गई। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि मन ही मन वो किसी उलझन में है। अक्षत अपनी बालकनी पर आया। मीरा को नीचे अकेले बैठा देखा तो खुद भी नीचे चला आया। किचन में आकर उसने आज पहली बार खुद मीरा के लिए चाय बनाई और लेकर बाहर आया। लॉन में आकर वो कुछ दूरी पर बैठ गया और एक कप मीरा की ओर खिसकाते हुए कहा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रहे थे आप कितना ख्याल रखते हो हमारा। हमें हर परेशानी से बचा लेते हो, हमारे लिए लोगों को पीट देते हो। पर मीरा ने बात अधूरी छोड़ दी। पर अक्षत ने कहा, पर आप हमारी कही बात नहीं मानते। मीरा ने अक्षत की ओर देखकर कहा, बताओ क्या मानना है? अक्षत ने कहा, हम जो कहेंगे करोगे आप? मीरा ने कहा, अक्षत ने कहा। मीरा ने अपना हाथ अक्षत की ओर बढ़ाकर कहा, हाथ पर रख के कहिए तभी मानेंगे। अक्षत सोच में पड़ गया और फिर अपना हाथ मीरा के हाथ पर रखते हुए कहा, कहो क्या बात है? 2 दिन बाद आपकी एंट्रेंस की एग्जाम है, आप दिल्ली चले जाइए। मीरा ने अक्षत की आंखों में देखते हुए कहा। मीरा की बात सुनकर अक्षत ने जैसे ही अपना हाथ उसके हाथ से हटाना चाहा, मीरा ने अपना दूसरा हाथ रखकर उसे ऐसा करने से रोक लिया और कहने लगी, वो आपका सपना है और हम नहीं चाहते हमारी वजह से वो अधूरा रहे। जब तक आप साथ हैं हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप दिल्ली नहीं गए तो हमें जिंदगी भर ये बात खलती रहेगी कि सिर्फ हमारी वजह से आपने अपना सपना पूरा नहीं किया। दिल्ली चले जाइए अक्षत जी, घर में सब चाहते हैं आप अपनी एंट्रेंस एग्जाम दे। बस आपके गुस्से की वजह से कोई आपसे कह नहीं रहा। हम जानते हैं अभी भी आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन हम मजबूर हैं ऐसा करने के लिए। अब आप वादा कर चुके हैं। अक्षत खामोशी से मीरा की बात सुनता रहा। मीरा ने धीरे से अक्षत का हाथ छोड़ दिया। अक्षत ने देखा चाय ठंडी हो रही थी तो उसने कहा, चाय ठंडी हो रही है। मीरा ने अक्षत की ओर देखा और कहा, आप जाएंगे ना? ठीक है, लेकिन सिर्फ इस बार तुम्हारी बात मान रहा हूँ, आगे से ऐसी कोई बात नहीं मानूंगा। अक्षत ने कहा, पक्का। मीरा ने खुश होकर कहा और चाय का कप उठाकर पीने लगी। अक्षत ने बहुत अच्छी चाय बनाई थी, पर इससे भी ज्यादा खुशी मीरा को इस बात की हो रही थी कि अक्षत दिल्ली जा रहा है। मीरा मुस्कुराते हुए चाय पी रही थी और अक्षत उसे देखकर सोचने लगा, कितनी पागल हो ना तुम मीरा, इतने बड़े दर्द के बाद भी तुम मेरे सपनों के बारे में सोच रही हो। कैसे कर लेती हो ये सब? मैं दिल्ली जाऊंगा अपने सपने के लिए नहीं, बल्कि तुमसे किए वादे के लिए। मैं चाहता हूँ जिंदगी भर मैं तुम्हें तुम्हारे मांगने से पहले वो सब दे दूं जो तुम्हें चाहिए। दोनों कुछ देर वहीं बैठे रहे, फिर राधा ने दोनों को अंदर बुला लिया। अंदर आकर मीरा दादू के पास आकर बैठ गई और उनकी मदद करने लगी। वो अपने दोस्तों की लिस्ट बना रहे थे और अक्षत ऊपर अपने कमरे में चला गया अपनी पैकिंग करने। अगली सुबह उसने अपना पीठ पर टांगने वाला बैग उठाया और नीचे आया तो सभी घर वाले हॉल में ही बैठे थे। अक्षत को तैयार देखकर दादू ने कहा, हाँ भाई, कहाँ की तैयारी हो रही है?
दिल्ली जा रहा हूँ दादू, एंट्रेंस है ना कल, अक्षत ने कहा। ये चमत्कार कैसे हुआ? राधा ने कहा। वो दादू के बगल में जो लड़की बैठी है ना, अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर किसी से भी कुछ करवा सकती है, अक्षत ने कहा तो सब हंसने लगे। अच्छा वो सब तो ठीक है, जाएगा कैसे? अर्जुन ने अपनी हाथ घड़ी बांधते हुए कहा। फ्लाइट से जा रहा हूँ, ट्रेन से गया तो टाइम से नहीं पहुंच पाऊंगा, अक्षत ने कहा। अच्छा चल मैं छोड़ देता हूँ, वैसे भी मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, अर्जुन ने कहा तो अक्षत मीरा की ओर देखने लगा। अर्जुन समझ गया उसके दिल का हाल, तो उसने मीरा से कहा, मीरा तुम भी चलो, वैसे भी घर पर इतने दिनों से बोर हो गई होगी ना। अक्षत मुस्कुरा उठा और दादू दादी राधा के पैर छूकर बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने पीछे से अर्जुन को हग करते हुए कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भाई। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा मक्खन मत लगा, और सुन एंट्रेंस होते ही जल्दी से चले आना, जीजाजी और दी को भी साथ लाना है, अर्जुन ने साइड हग करते हुए कहा। अक्षत मुस्कुराया और कहा, सबको ले आऊंगा यार। दोनों आकर गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर बाद मीरा और निधि भी चली आईं। चारों एयरपोर्ट पहुंचे। अक्षत ने एक दिन पहले ही टिकट बुक करवा रखी थी, इसीलिए उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। फ्लाइट में थोड़ा वक्त था, इसलिए चारों वहां खड़े होकर कॉफी पी रहे थे। जब अक्षत के जाने का वक्त हुआ तो उसने मीरा के पास आकर कहा, मीरा कैन आई किस यू? क्या? हैरानी से मीरा की आंखें फैल गई। आई सेड कैन आई किस यू? अक्षत ने कहा। मीरा खामोशी से अक्षत को देखती रही। उसकी धड़कनें सामान्य से तेज थी। अक्षत सबके सामने उससे ऐसी बातें बोल रहा था। मीरा को खामोश देखकर अक्षत थोड़ा आगे बढ़ा और मीरा के माथे को अपने होठों से छूकर कहा, टेक केयर। अक्षत चला गया पर अपने पीछे छोड़ गया वो एहसास जो मीरा की रूह तक को छू गया। अब आगे क्या होगा, इनकी लव स्टोरी आगे क्या रूप लेने वाली है, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इस कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।